दोस्तों शायद आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की परफॉर्मेंस को 100% यूज नहीं कर रहे हो और इसके पीछे पॉसिबली रीजन है रैम। जी हाँ दोस्तों, रैम परचेस करने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपको सही सही पता होना चाहिए और इंस्टॉलेशन के दौरान भी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ही सलाह दूंगा कि कभी भी रैम्स को सिंगल चैनल पे यूज मत करो, हमेशा आपको डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज करना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल 8 गीगाबाइट की रैम लगाने वाले हो तो आप 4 गीगाबाइट की 2 स्टिक्स परचेज करो। और उसको आप कैसे लगाओगे? अगर फॉर एग्जांपल आपके मदरबोर्ड में 4 अलग अलग रैम स्लॉट्स हैं तो आपको स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3 में लगाना है या फिर आप स्लॉट 2 एंड स्लॉट 4 में लगाओ। और अगर आपके मदरबोर्ड में 2 स्लॉट्स है तो दोनों में ही आप रैम्स लगा दो तो डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 16 गीगाबाइट की रैम लगानी है तो 8 की 2 स्टिक्स लो, अगर 32 की लगानी है तो 16 की 2 लो। डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में आप 2 अलग अलग रैम स्टिक्स को साइमल्टेनियसली यूज करते हो। इससे सिस्टम की ट्रांसफर स्पीड एंड बैंडविड्थ दोनों ही इंप्रूव होती हैं, जिससे सिस्टम इंफॉर्मेशंस को एफिशिएंटली हैंडल कर पाता है और अल्टीमेटली आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। और ये बात आप हमेशा याद रखना, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे मेमोरी इंटेंसिव काम के लिए डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा रिकमेंडेड होता है। और दोस्तों अगर आप ऑनबोर्ड ग्राफिक्स को यूज कर रहे हो, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को यूज कर रहे हो, तब तो डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्मेंस को ड्रेस्टिकली इंप्रूव करता है और आप ये खुद भी नोटिस करोगे अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो। और डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन को यूज करने से कोई नुकसान तो नहीं है। अगर आप मेमोरी स्टिक्स को परचेस करने जाओगे तो 2 अलग अलग स्टिक्स परचेस करना शायद आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर उसकी जगह परफॉर्मेंस आपको कहीं ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मेमोरी टाइमिंग्स। रैम परचेस करने के टाइम लोग फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, कैपेसिटी को देखते हैं, पर मेमोरी टाइमिंग्स पे कोई भी ध्यान नहीं देता, शायद ही कोई देता है। मेमोरी टाइमिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ इस तरीके से वो डिफाइंड होता है। इसका पूरा मतलब समझने की जरूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। इसका जो पहले की 2 डिजिट्स है ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है कैश लेटेंसी। और कैश लेटेंसी को अलग से भी बहुत बार रैम के ऊपर लिखा जाता है, CL9 या फिर CL15, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये नंबर जितना कम होगा उतना ही बढ़िया, जैसे कि CL15 के कंपैरिजन में CL9 बढ़िया है। पर यहाँ पे भी एक एस्पेक्ट ऐड हो जाती है जो कि है मेमोरी फ्रीक्वेंसी, उसमें हम बाद में आते हैं। पहले दोस्तों कैश लेटेंसी को थोड़ा सा समझ लो। जब रैम को कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, कितना टाइम बाद उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रैम डेटा को डिलीवर कर रहा है, इसी को बोला जाता है कैश लेटेंसी। CL9 एंड CL15 जो मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब है 9 साइकिल्स एंड 15 साइकिल्स, यानी कि रैम 9 साइकिल्स या फिर 15 साइकिल्स के बाद ही रिक्वेस्टेड डेटा को डिलीवर करेगा। अब देखो ये जो कैश लेटेंसी है ये सेकंड्स में तो नहीं है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ दिस फार्मूला। आंसर आएगा बेसिकली नैनो सेकंड्स में। इस फार्मूला में दोस्तों देखो फ्रीक्वेंसी की एक कंपोनेंट है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इस फार्मूला की रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो शायद आप समझ ही पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी एंड लेटेंसी दोनों हैंड इन हैंड काम करता है। एग्जाम्पल के लिए DDR4 with 1866 MHz with latency 13 and DDR4 2400 MHz with cache latency 17। बताओ फास्ट कौन है? जी हाँ दोस्तों, 1866 ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इसका कैश लेटेंसी कम है। इसका फ्रीक्वेंसी 2400 से तो कम है, पर जैसे इसका कैश लेटेंसी कम है तो ये जो रैम है ये ज़्यादा फास्ट है। मेमोरी टाइमिंग्स जितना कम होगा उतने डेली टू डेली टास्क्स में, गेमिंग में, मल्टीटास्किंग में आप ज़्यादा इसका फ़ायदा नोटिस करोगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आपको फ़ायदा मिलेगा हेवी एप्लीकेशंस में। जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। तो हमेशा ज़्यादा मेमोरी क्लॉक या फिर यूँ कह लो फ्रीक्वेंसी फ़ायदे का नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी एंड मेमोरी टाइमिंग्स दोनों का ही एक स्वीट बैलेंस अगर हो तो ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों मेमोरी क्लॉक या फिर यूँ कह लो फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटी रैम्स के साथ मैटर नहीं करता है, बिल्कुल करता है। रैम्स की मेमोरी क्लॉक या फिर यूँ कह लो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज में। 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, तो अगर 3000 मेगाहर्ट्ज की एक रैम स्टिक है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना क्लॉक साइकिल्स होता है पर सेकेंड। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हायर डेटा ट्रांसफर रेट एंड अल्टीमेटली हायर बैंडविड्थ। क्लॉक स्पीड बेसिकली यही समझाता है कि पर सेकेंड रैम कितना डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकता है। अगर आप इसके साथ कैश लेटेंसी को ऐड कर दो तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा कि रैम आखिर कितना फास्ट है।
तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप DDR5 में 6000 मेगाहर्ट्ज की एक रैम स्टिक ले लोगे तो आपका सिस्टम फास्ट दौड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो रैम एग्जैक्टली में कितना फास्ट है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके सिस्टम की जो बाकी के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो CPU है, जो ग्राफिक्स कार्ड है, वो अगर उस रैम को बॉटलनेक करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ जो मदरबोर्ड है आपका, उसको भी 6000 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो मदरबोर्ड जितना मैक्सिमम कर पाएगा उतना ही रैम देगा। रैम्स परचेस करने से पहले अपने बजट को ज़रूर कंसीडर करना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपको एक अच्छा बिल्ड बनाना है तो 40% बजट रखो अपने GPU के लिए, 20 to 25% रखो CPU के लिए, और बाकी का जितना बजट है उस पैसे में ही आपको मदरबोर्ड लेना है, रैम लेना है, पावर सप्लाई लेना है, कैबिनेट लेना है, बाकी के जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको उसी पैसे में लेना है। बात रही दोस्तों कैपेसिटी की, तो 8 GB की रैम मोस्ट ऑफ द टाइम इनफ होती है। अगर आपको वर्ड एक्सेल वगैरह चलानी है, सिर्फ डेली टू डेली काम में आपको अपना कंप्यूटर यूज़ करना है, मूवीज़ देखना है, म्यूजिक सुनना है, छोटे मोटे लेवल पे आपको फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, तो 8 GB की रैम मोर देन इनफ होती है। पर अगर आप एंथुसियास्ट हो, आपको वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी आप थोड़ा बहुत काम करते हो, तब 16 GB की रैम आप ले लो, काम आपका बन जाएगा। पर अगर आपका काम ऐसा है जिसमें रैम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बड़े फुटेज को आपको रेंडर करवाना पड़ता है या फिर उसको लोड करना पड़ता है, साथ ही साथ आप मल्टीपल क्रोम टैब्स में काम करते हो, तब आप 32 GB को कंसिडर कर सकते हो, तब वो ज़रूरी होगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम 32 GB ओवरकिल होता है। इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो पैसे की बर्बादी है। 64 128 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आजकल दोस्तों शायद आपने देखा होगा रैम स्टिक्स के ऊपर हीट सिंक लगाने का प्रचलन हुई है, काफ़ी और ट्रेंड में है अभी। इसकी भी उतना रिक्वायरमेंट तो है नहीं, रैम्स उतना गर्म नहीं होता है। जब तक आप उसको ओवरक्लॉक नहीं करते हो तब तक वो बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। पर ये एस्थेटिक पर्पस के लिए मेनली लगाया जाता है। जैसे कि जो RGB फंक्शनलिटी है वो इस हीटसिंक के ऊपर ही माउंट की जाती है। रैम देखने में भी थोड़ा सा खूबसूरत लगता है इस हीटसिंक की वजह से, या फिर इस प्लास्टिक की एनक्लोजर की वजह से। बहुत बार वो मेटल की भी नहीं होती है, वो प्लास्टिक की होती है, और उस वजह से रैम देखने में अच्छा लगता है। हाँ, एक सिक्योरिटी मिल जाती है, जो रैम्स की कंपोनेंट्स है वो कवर रहती है, तो उसमें हाथ लगने से टूट जाने का या फिर उसके ऊपर कुछ गिरने का खतरा नहीं होता है। पर ये आप समझ लो, परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ता है ऐसे एनक्लोजर होने से या फिर हीटसिंक होने से। अगर आपको बिना हीटसिंक के, बिना एनक्लोजर के भी एक रैम स्टिक मिल रही है, एक अच्छे ब्रांड की मिल रही है, आपको अच्छा वारंटी मिल रहा है, अच्छा फ्रीक्वेंसी है उसका कैश लेटेंसी भी सही है, उसका कैपेसिटी आपके हिसाब से है और उसका प्राइस भी कम है, तब उसी रैम को कंसिडर करना है। ऐसे फालतू के चीज़ों में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस दोस्तों, अगर आप अभी रैम स्टिक्स परचेस करने जा रहे हो तो यही बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रैम है भी, तब भी उसको आपने सही से लगाया है या फिर नहीं, ये भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि चाहे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।